हाँ तो भाई इस वीडियो के भीतर मैं तुम लोगों को जो तुम्हारा चैप्टर 7 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसको पूरा डिटेल में एकदम समझाने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, विद इन 1 आवर मैं तुम लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। शुरुआत होती है हमारी अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिकल असर्टेड पर्सन विद ब्लैक वाइट बिलोंग टू हॉट परसेंटेज। शुरुआत में क्या होता था कि जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे उनको लगता था कि जिस पर्सन विद ब्लैक वाइल पर्सन जो कि ब्लैक वाइल जिस पर्सन में होता था वो पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। जिस पर्सन के भीतर ब्लैक वाइल होता था वो हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसा पहले के जो लोग थे वो सोचते थे। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ, इसको हम लोग बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कि ब्लैक वाइल वाले बंदे को हॉट पर्सनैलिटी माना जाता था। इस चीज़ को हम लोग गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ कहते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन दे सकता है कि कोई भी 2-3 पॉइंट बताओ जिससे कि अपनी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। तो तुम लोगों को ये वाले जो पॉइंट है वो लिख के आने हैं कि सबसे पहला पॉइंट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? डेफिशिएंसी विद विच चाइल्ड बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्टेड विद द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू बर्थ। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो एक बच्चा अपने जन्म के साथ साथ अपने शरीर के भीतर लेके आता है बचपन से ही। इन्फेक्शन सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इन्फेक्शन मतलब उसको कोई बड़े होकर इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, बच्चा है जब इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लाइफ साइकिल इंक्लूड फूड एंड वाटर, वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज, वी गिव टू आवर बॉडीज हैबिट दैट वी हैव और लैक ईटीसी। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वो आता है लाइफ साइकिल से रिलेटेड कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है वो आती है हेल्थ। हेल्थ डज नॉट सिंप्लीफाई मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ जो कि उसको हम लोग एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर अगर कोई भी डिजीज़ नहीं है तो तुम लोग एक हेल्थी पर्सन हो, या फिर तुम लोग अगर फिजिकली फिट हो तो तुम लोग एक हेल्थी पर्सन हो। इस चीज़ को अपन लोग बेसिकली जो कि है हेल्थ कंसीडर नहीं कर सकते। हेल्थ होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ जो एक ऐसी स्टेट होती है जो कि कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो। अगर कोई बंदा फिजिकली फिट है और अगर वो मेंटली किसी ना किसी चीज़ में डिप्रेशन में है तो उसको हम लोग हेल्थी नहीं बोल सकते। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर के बीच के व्हाट इज हेल्थ, तुम्हें किस तरीके से लिखना है। हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड तुम्हें पॉइंट लिखना है इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल बीइंग। थर्ड पॉइंट तुम्हें लिखना है बैलेंस डाइट एंड पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेन हेल्थ। ठीक है, मेंटेन मेंटल हेल्थ, मेंटेन वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको इस 3 पॉइंट के भीतर हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो लिख के आने। अगर व्हाट इज हेल्थ आता है नंबर के बेसिस पे लिखो, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिख दो, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिख के आ सकते हो, और 1 नंबर के तो सिंपल यही डेफिनेशन लिख के आ सकते हो कि हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल बीइंग। उसके बाद अपन की आती है डिजीज़ के बारे में। अब इस चैप्टर के भीतर हम लोग बेसिकली डिजीज़ के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो डिजीज़ यहाँ से चालू हो जाए टॉपिक। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज डिजीज, तो तुम्हें क्या लिखना है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी आर एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्पटम्स वी कैन से दैट वी आर नॉट हेल्थी, वी हैव डिजीज। मतलब कि जब भी अपन का कोई बॉडी पार्ट अगर किसी बॉडी पार्ट है या फिर अपन के कोई सिस्टम ऑफ बॉडी है जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स हम लोगों को आ रहे हैं कि हमें फीवर आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, या फिर हमारा कोई जो शरीर का पार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग डिजीज़ बोल सकते हैं। हम लोग उस चीज़ को बोल सकते हैं कि हम लोग हेल्थी नहीं है तो हम लोग उसको डिजीज़ बोल सकते हैं। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टेड डिजीज़ वो होती हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, और नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ वो होती हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। अब इन्फेक्टेड डिजीज़ क्या होती हैं? द डिजीज़ विच आर ईजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो कि एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ वो होती हैं जो कि एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन के भीतर ईजिली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, उनको हम लोग नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ बोलते हैं।
इन्फेक्शियस डिजीज़ को अपन लोग कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के थ्रू भी फैल सकती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को अपन लोग कम्युनिकेशन वाली डिजीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं फैलती हैं। जैसे कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ में एग्जांपल आता है एड्स का, ये कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं फैलती हैं। नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ में एक एग्जांपल आता है कैंसर का, क्योंकि ये कैंसर के वाले कैंसर जैसे बंदे को उसके साथ तुम लोग बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कैंसर उसके साथ नहीं होगा, ठीक है, बैठने उठने खाने पीने से, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। ये तुम्हारी बुक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अब जो आने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। इन डिजीज़ में से कोई ना कोई एक डिजीज़ तुम लोगों से पूछेगा ही पूछेगा, लिख के ले लो, तुम्हारे मंथली टेस्ट हो गए, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, कोई ना कोई एक डिजीज़ की तुमसे इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी लिखवा लेगा वो, ठीक है। तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन में सबसे पहले नंबर के टॉपिक आता है बॉटिस पैथोजन। तो ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजन, हेलमिंथेस ईटीसी कॉज डिजीज इन मेन सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। मतलब जितने भी तरीके के अपने भीतर जितने भी तरीके के बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जो अपने भीतर इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, जो अपने भीतर डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ मिला के पैथोजन बोलते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, शेर है, भालू है, चीता है, गीदड़ है, कुत्ता है, ये इन सब के अपने अपने पर्टिकुलर नाम हैं, लेकिन इन सभी को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? जानवर, ठीक है। इन सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? जानवर। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सभी के अपने अपने एक पर्टिकुलर नेम है, लेकिन इन सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपना, अब देखो नंबर 1 जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं यहाँ से, वो यहाँ से चालू हो जाएंगे, डिजीज़ के बारे में पूछने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना टाइफाइड डिजीज़। अब देखो इस चीज़ में तुम लोग किस तरीके से लिखना है, जैसे तुमसे पूछ लिया कि टाइफाइड के बारे में बता, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम लिखना है, जो बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज कर रहा है। उसके बाद तुम्हें सेकेंड चीज़ क्या करनी है? तो इसमें अपन लोग सेकंड जो चीज़ लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं कि दिस पैथोजन जनरली एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेट विद देन माइग्रेट टू अदर अनदर थ्रू ब्लड। इसमें सेकंड जो तुम्हें पॉइंट लिखना है वो लिखना है कि ये किस तुम्हारे बॉडी पार्ट को डिफेक्ट करता है। तो ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। अब ये तुम्हारे भीतर किस तरीके से घुस सकता है? वो है कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू। इसमें तुम्हें क्या होगा? हाई फीवर होगा, वीकनेस आ जाएगी, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइटिस आर सम कॉमन सिस्टम ऑफ दिस। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके बाद अपन की जो नेक्स्ट जाती है वो आ जाती है वायरल टेस्ट। तो टाइफाइड को फाइंड करने के लिए जो अपना एक टेस्ट होता है उसको अपन लोग कहते हैं वायरल टेस्ट। अब ये वाला जो है टाइफॉइड मेरी सी वॉज ए कुक बाई प्रोफेशन वॉज ए टाइफॉइड कैरी करो कंट्रोल टू स्प्रेड टाइफॉइड थ्रू वेरियस सी वॉज पीपल, ठीक है। तो ये वाली भी चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? एक लेडी थी, मैरी मिलोन नाम था उसका, उसको हम लोग टाइफॉइड मैरी के भी नाम से जानते हैं। टाइफॉइड मैरी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वो टाइफॉइड फैलाने वाली एक ऐसी लेडी थी जो कि अपने फूड के वो एक शेफ थी, मतलब वो खाना बनाती थी, तो वो अपने फूड के थ्रू, वो एक टाइफाइड था उसको, तो वो अपने फूड के थ्रू लोगों में टाइफाइड जो कि वो स्प्रेड कर रही थी और वो उसे भी नहीं पता था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको टाइफॉइड मैरी भी कहते हैं। उसके सेकंड नंबर जो डी जाती है होती है निमोनिया, जो कि बैक्टीरिया से होती है, जिसको बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। सबसे पहले क्या करो? बैक्टीरिया का नाम लिख दिया, जिससे ये जो तुम्हारा डिजीज निमोनिया ये होता है। इसमें तुम्हें क्या होगा? सेबुलर, ये जो है तुम्हारे लंग्स के जो एल्वोली होते हैं उनको एयर से भर देगा, तो तुम्हें सांस लेने वगैरह में दिक्कत आएगी, और तुम्हारे लंग्स में जो कि पानी भर जाएगा। तो ये इसका जो कि है एक तुम्हारे शरीर में जो कि नुकसान है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो लिख दो कि इसमें क्या क्या होता है तुम्हारे भीतर, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, ठीक है। तो ये इसमें होती है तुम्हारे भीतर। अब ये तुम्हारे भीतर फैल कैसे सकता है? एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एल्सो बाय इन्फेक्टेड पर्सन। ये तुम जो भी कोई जैसे पर्सन मान लो जो छींक रहा है या फिर उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको तुम अगर अपने अंदर ले लोगे एयर के थ्रू, तो तुम्हें भी ये वाली डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वाला डिजीज़ हो जाता है। शेयरिंग ग्लास एंड यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन। ग्लासेस और यूटेंसिल अगर तुम लोग एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शेयर करोगे तो उस वजह से भी ये वाला डिजीज़ जो कि वो तुम्हें हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर की डिजीज आती है वो आती है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड की अगर तुम्हें क्या कहता है कि कॉमन कोल्ड के बारे में बताओ, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि ये रेनोबैक्टीरिया वायरस से होता है। उसके बाद कॉमन कोल्ड में क्या होता है? नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पासेस जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये यूजुअली 3 से 7 दिन के लिए रहता है, और ये फैलता किस चीज़ से है? इट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक्स इन हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो अब देखो ये जो डिजीजेज हैं इनको तुम लोग सिंपली याद कर सकते हो। तुम्हारे नोटबुक में तुम्हारे टीचर ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स में लिखवाए होंगे, तो सिंपली अपने नोटबुक में इनको याद कर लेना। मैं तुम्हें फर्दर जो टॉपिक है इम्यूनिटी, यहाँ से चालू कर देता हूँ अब पढ़ाना, ठीक है।
तो इम्यूनिटी क्या होता है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्म्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जैसे अपन की बॉडी है, तो अपन की बॉडी की जो किसी भी पैथोजन से लड़ने की या फिर किसी भी डिजीज से जो लड़ने की शक्ति है, उसे ही अपन लोग इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली दो तरीके की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो अपन लोग बाई बर्थ लेके आते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है जो कि अपने जो ऑर्गन्स हैं, जो कि अपने सेल्स वगैरह होती हैं, वो बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। इम्यूनिटी इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफरेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर एंट्री द फॉरेन एजेंट इनटू बॉडी। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट 4 टाइप ऑफ बैरियर। ये जो कि है वेरियस टाइप ऑफ एजेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स प्रोवाइड करती है किसी भी फॉरेन एजेंट को अपनी बॉडी के भीतर घुसने से, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कि बैरियर्स हैं उनको प्रोवाइड करती है किसी भी पैथोजन को अपनी बॉडी में घुसने से पहले, ठीक है। तो अब इसके भीतर 4 बैरियर्स आते हैं। सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। स्किन ऑफ आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मुकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर का आता है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर स्किन जो कि है अपनी, वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट जो कि है अपनी फिजिकल बैरियर है। ये क्या करती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है, उनको अपनी बॉडी के भीतर घुसने से रोकती है। अपन की जो मुकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइन, अपन के भीतर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो मुकस कोटिंग है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट जो कि है, वो अपना क्या करता है, माइक्रोब्स की एंट्री होने से अपनी बॉडी में रोकता है। तो ये फिजिकल बैरियर हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोब ग्रोथ। अब अपन के पेट में क्या है, एसिड होता है, माउथ में क्या है, सलाइवा जिसको अपन लोग लार बोलते हैं। थर्ड चीज़ होती है वो होती है आंखों के भीतर आंसू, टीयर्स इन आइज। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं कि कोई भी माइक्रोब्स अगर अपनी बॉडी के भीतर घुस जाता है तो उसकी जो ग्रोथ है उसको होने से रोकते हैं, उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है वो होती है सेलुलर बैरियर्स। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट WBC ऑफ अ बॉडी लाइक polymorphonuclear liquid PMNL nucleus and monocots and natural killer type of lymphocyte in the blood cell always microcyte who can phagocyte and destroy। अब देखो इस वाले पॉइंट की जो यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रखी है वो बहुत ज़्यादा कठिन दे रखी है। अब तुम्हें लिखना बनाना आना चाहिए, तुमको किस तरीके से लिखना है। तो तुमको जब अगर मान लो ये पॉइंट लिखना काम पड़ा है, तुम कैसे लिखो, सेलुलर बैरियर लिख दो। उसके बाद लिख दो सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक PMNL लिख दो, डायरेक्ट डेफिनेशन मत लिखो, लाइक PMNL and many of microbes इन टिश्यूज़ कैन फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। पर इतनी चीज़ लिख दो इसमें, ठीक है ना, और आगे फालतू चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें क्या है, सेलुलर बैरियर्स में क्या होता है कि अपने बॉडी के भीतर जो मैक्रोफेजेस होते हैं, या फिर जो अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ल्यूकोसाइट WBC है, ठीक है, PMNL न्यूट्रोफिल्स है। तो ये क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स अपनी बॉडी के भीतर आता है तो उसको क्या है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, फेगोसाइट करने का काम होती है। उसके बाद फोर्थ नंबर का आता है साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, जैसे कि मान के लो कोई वायरस अपनी बॉडी के भीतर घुस चुका है, उसने एक सेल को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है, एक सेल को उसने अपने शिकार में कर लिया। तो वो सेल क्या करेगी, अपने भीतर से कुछ सब्सटेंस निकाल देगी, अपने भीतर से एक इंटरफेरोन नाम का सब्सटेंस निकाल लेगी। तो वो इंटरफेरोन जैसे दूसरी सेल के पास पहुंचेगा तो दूसरी सेल को पता लग जाएगा कि पहली वाली जो सेल है वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो वो दूसरी सेल खुद को इन्फेक्टेड होने से बचा लेगी। तो ये होती है इंटरफेरोन। उसके बाद सेकंड नंबर की जो इम्यूनिटी आती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है कैरेक्टराइज्ड बाई मेमोरी, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग ध्यान रख लेना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो होती है कैरेक्टराइज्ड बाई मेमोरी, मतलब ये हमारी मेमोरी के बेसिस पे चलती है। इसमें दो तरीके के रेस्पॉन्स होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरीके के रेस्पॉन्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब देखो प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है, जब पहली बार कोई भी वायरस हमारी बॉडी के भीतर घुसेगा तो हमारी बॉडी को लगेगा कि भाई ये कौन सा नया आदमी आ गया हमारी बॉडी के भीतर। जब जैसे मान चलो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के भीतर एंटर किया, वायरस मान लो या फिर उसको कोई भी वायरस मान लो, उसको तुम लोग कोई भी चीज़ मान लो, ठीक है। अब वो अपनी बॉडी के भीतर जैसे ही घुसेगा, जो भी पैथोजन अपनी बॉडी के भीतर घुसेगा तो बॉडी को देखेगा कि भाई ये कौन सी नई चीज़ आई है हमारी बॉडी के भीतर। तो बॉडी क्या करेगी, फिर देखेगी कि ये तो हमारा दुश्मन है, ये हमको डिजीज़ करने वाला है। तो बॉडी क्या करेगी, उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स देगी, मतलब उसको मारने के लिए अपने भीतर एंटीबॉडीज़ बनाना चालू करेगी। तो ये होती है प्राइमरी रेस्पॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अब सेकंड रेस्पॉन्स क्या होता है, सेकंड रेस्पॉन्स मेमोरी के बेसिस पर है।
अब पहली बार जब कोई आदमी आया हमारी बॉडी के भीतर तो वो हमारे लिए अनजान था, तो उसको मारने के लिए, एंटीजन बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब जब वो दूसरी बार आएगा तो बॉडी उसे तुरंत से पहचान लेगी कि तो भाई वही चीज़ है जो हमारे बॉडी के भीतर पहले आई थी। तो सेकंड रेस्पॉन्स में बॉडी दोबारा से जब वो माइक्रोब्स या फिर जो भी पैथोजन है वो हमारी बॉडी के भीतर आएगा, तो जो सेकंड रेस्पॉन्स है बॉडी का वो बहुत ही ज़्यादा तेज होगा, वो तुरंत से उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बना लेगी और उसे मार देगी, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ लिख रहा है कि दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम आएगा, इट प्रोड्यूसेस रेस्पॉन्स प्राइमरी रेस्पॉन्स, तो हमारी बॉडी एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी जिसको प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि लो इंटेंसिटी होगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन इक्लिसी हाईली इंटेंसिव सेकेंडरी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब वही है कि जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करेगी, मतलब वो सेकेंडरी बार जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा एंड उसे वो तुरंत से ख़त्म कर देगी। तो जो हमारी ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज हैं आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट है हमारा बॉडी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे रिस्पॉन्स हो रहे थे, तो वो दो तरीके की जो हमारे लिम्फोसाइट ऑर्गन्स लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के भीतर, उनकी वजह से होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रेस्पॉन्स टू पैथोजेंस, जो हमारा पैथोजन बॉडी के भीतर एंटर किया तो उसको मारने के लिए आर्मी बनाएगा प्रोटीन्स की आर्मी को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीबॉडीज कहेंगे। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, प्रोटीन्स की आर्मी बनाएगा उस पैथोजन को मारने के लिए, ठीक है। उस पैथोजन को मारने के लिए बी लिम्फोसाइट तो उसकी आर्मी बनाएगा। अब टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये खुद से कोई भी आर्मी प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cell to produce them। ये हमसे अपने खुद से कोई भी जो सेल है या फिर जो भी आर्मी वगैरह है वो नहीं बनाएगा, ये बी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, हेल्प करेगा एंटीबॉडीज बनाने में, ठीक है। अब देखो, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल चेन्स कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्गर चेन कॉल्ड हैवी चेन्स। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, भाई इसे बिल्कुल रट लो, तुम्हारे पेपर के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टी टेस्ट वगैरह सारी चीज़ों के लिए, भाई इसे बिल्कुल रट लो। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपली बाई स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। यहाँ पे डंडे खींच दो, यहाँ पे डंडे खींच दो, एस के बीच में बॉन्डिंग कर दो और यहाँ पे ये हो जाएगी एंटीजन बाइंडिंग साइट और ये हो जाएगी लाइट चेन और ये हो जाएगी हैवी चेन। तो इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, बाई बना दो, दो डंडे खींच दो, उसके बाद सल्फर बॉन्डिंग, एंटी बाइंडिंग साइट, लाइट चेन और हैवी चेन, ठीक है। तो अगर तुम्हारे एंटीबॉडीज में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये डायग्राम शेप देना, चाहे उसमें डायग्राम बनाने की कह रहा हो या फिर नहीं कह रहा हो, डायग्राम शेप देना। उसके बाद लिखना ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल लाइट चेन्स एंड 2 हेवी and 2 longer called heavy chains and antibody is represented by H2L2। H का मतलब है, H2 का मतलब है heavy chains 2, L2 का मतलब है दो लाइट चेन्स। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, IgA, IgM, IgE, IgG। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के भीतर बनती है। अब उनको याद करने के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बना देता हूँ, एक नेम याद रख लो, GAME, गेम। तो G से IgG, ठीक है, IgG, और A से IgA, M से IgM और E से IgE, ठीक है। उसके बाद आता है बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन आवर ब्लड द रेस्पॉन्स इज अल्ट्रा कॉल्ड ह्यूमन। अब ये जो हमारी एंटीबॉडीज है हमारे ब्लड के भीतर ही पाई जा रही हैं तो उन्हें हम लोग बोल देंगे ह्यूमन इम्यून रेस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स। एंटीबॉडीज मेडिएट द सेकेंडरी टाइप इज कॉल्ड सेल मैंडेटरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेल मैंडेटरी रेस्पॉन्स CMI। तो इसे हम लोग सेल मैंडेटरी इम्यूनिटी सिस्टम भी कह सकते हैं, जो सेकेंड टाइप है, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंटली तुम लोग मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद होता है तो करो, मत करो नोटबुक में से कर लेना। उसके बाद जो अपना आता है एक क्वेश्चन, वो ये आता है कि हम लोग बाई इज दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन जस्ट फ्रॉम एवरीबडी। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हम लोग ऑर्गन किसी भी मनुष्य से या फिर किसी भी पर्सन से क्यों नहीं ले सकते हैं, क्यों इतने सारे डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, क्यों ये सब होता है। तो उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, टिश्यूज मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकन एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनिटी सब्सटेंस ऑल ऑफ लाइफ। सेल मेंटेन इम्यून रिस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रास इन्फेक्शन। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह में पूछी जा सकती है। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे पहले ये सब ऑर्गन ट्रांसप्लांट जस्ट किसी से भी क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भैया सबसे पहले चेकअप वगैरह करने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी होती है, टिश्यू मैचिंग करनी होती है। तो इस वजह से क्या है कि
ये हम लोग ऑर्गन किसी से भी नहीं ले सकते, तो इस तरीके से इसमें याद करें ना। उसके बाद आती है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के भीतर आएगा, मतलब जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के भीतर आएगा, तो हमारी बॉडी अगर खुद से उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बना रही है, तो वो तो हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि जब कोई वायरस या फिर जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के भीतर आएगा, तो बना बनाया एंटीबॉडी हमारी बॉडी के भीतर इंसर्ट किया जाएगा उस पैथोजन को मारने के लिए, तो उससे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। डेफिनेशन तुम लोग यहाँ से याद कर लो। व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब यह है कि जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के भीतर आएगा, तो जो बॉडी है, मतलब जो होस्ट है, अगर वो खुद से एंटीबॉडी बना रहा है, तो उस तरीके की इम्यूनिटी को अपन लोग कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगर रेडीमेड हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडीमेड हम लोग एक तरीके से एंटीबॉडीज बॉडी के भीतर डाल रहे हैं उस पैथोजन को मारने के लिए, तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के सीधे सीधे तुम लोग टाइप याद रख लो। कोलेस्ट्रम, मिल्क जो होता है, मदर सीक्रेट करती है डिलीवरी के कुछ मंथ तक, तो कोलेस्ट्रम जो कि है वो हो गया इसका एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है इसका प्लेसेंटा ड्यूरिंग फ्रिक्वेंसी, प्रेगनेंसी और फ्रिक्वेंसी नहीं, तो ये इस तरीके के दो एग्जांपल। इसके वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखो, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन भी मेमोरी के बेसिस पे काम करता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं है, जैसे एक बच्चा है, तो बच्चे की बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग पोलियो का टीका लगाते हैं, तो पोलियो का टीका लगाने में हम लोग क्या करते हैं कि उसके भीतर हम लोग जो वैक्सीनेशन करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पोलियो का वायरस लेते हैं, उस वायरस को हम लोग इनएक्टिव कर देते हैं, या फिर हम लोग उस वायरस को वीक कर देते हैं, और उस वायरस को हम लोग बॉडी के भीतर डाल देते हैं। बेसिकली जो टीका होता है पोलियो का, वो यही होता है। पोलियो का वायरस लिया, ठीक है, उसको इनएक्टिव कर दिया, मतलब अब वो बॉडी के भीतर जाके कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हम लोगों ने पोलियो का वायरस लिया, उसको इनएक्टिव कर दिया और उसको बॉडी में छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, ध्यान से समझना, इससे क्या होगा कि बॉडी को दिखेगा कि भाई पोलियो का वायरस आ गया, बॉडी को तो नहीं पता ये मरा है कि जिंदा है, इनएक्टिव है कि वीक है, कैसा है। तो बॉडी क्या करेगी, उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज अपने भीतर बना लेगी। फिर जब क्या होगा, असलियत में जब पोलियो का वायरस, कोई जिंदा वायरस पोलियो का अपनी उस बच्चे की बॉडी में जाएगा, तो जो एंटीबॉडीज उसको मारने के लिए पहले बनी थी, वो एंटीबॉडीज अब उस रियल वाले वायरस को मार देंगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिव वीकेंड पैथोजन। इनएक्टिव वीकेंड पैथोजन को हम लोग आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी के भीतर इंट्रोड्यूस कर देंगे। इससे क्या होगा, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन। इस एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के भीतर बनी है, वो क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज द पैथोजन एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। जब एक्चुअली में वो वाला वायरस हमारी बॉडी के भीतर आएगा, तो ये जो एंटीबॉडीज बनी है, ये उस वायरस को मार देंगी। टिटनेस इसका एक एग्जांपल है, स्नेक वेनम इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है एलर्जीज। एलर्जीज में क्या होता है, द एक्सटेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। हमारी बॉडी का एक तरीके से ये समझ लो कि किसी भी एनवायरमेंटल, एक तरीके से एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो उनके लिए हमारी बॉडी का एक तरीके से फालतू का जो रेस्पॉन्स होता है, उसे ही हम लोग एलर्जी बोलते हैं। सबसे पहले एलर्जी का क्वेश्चन आता है, क्या करना है, डेफिनेशन याद रख लो, ये लिख देना। उसके बाद देखना, द सब्सटेंस सच एन इम्यून सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। तो ये क्या है, द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके प्रति हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एलर्जी दिखाता है, तो उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दिस आर IgE। एलर्जी से याद रख लो, एलर्जी से ई, तो IgE जो कि एंटीबॉडीज हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं एलर्जी के भीतर, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जी ना, डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर, ETC, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोग क्या रखना, अब यहाँ पे एलर्जी क्यों होती है, एलर्जी होती है इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो क्या है, हमारी बॉडी के भीतर हिस्टामिन और सेरोटिन नाम की दो चीज़ें होती हैं, तो वो हमारी बॉडी के भीतर जब रिलीज हो जाती हैं एक मैसिव अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, तो हमको एलर्जी फील होती है। तो इस एलर्जी को रोकने के लिए यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रेनल स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो इसको क्या करते हैं, अब ये किसकी वजह से हो रही है, हिस्टामिन और सेरोटिन का निकलने की वजह से हो रही है। तो इसको एलर्जी को रोकने के लिए बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं लोग, जिससे कि हिस्टामिन और जो सेरोटिन है, वो जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी के भीतर, वो जो निकल रहा है, तो उन ड्रग्स की वजह से वो निकलता नहीं है, तो एलर्जी मनुष्य को फील नहीं होती है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि एक टाइम तक क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो T हेल्पर सेल्स हैं, मैं तुमको लिख देता हूँ,
टी हेल्पर सेल्स हैं, तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करने लग जाते हैं कि वो हमारी बॉडी को खुद से नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो ये छोटी टॉपिक है, तुम लोग पढ़ लेना। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी क्या होता है, दो तरीके से बना होता है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, लिम्फोइड ऑर्गन, बोरमेन ऑर्गन। इसको देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको तुम लोग अगर नोटबुक से पढ़ो तो अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। समझे हमारी चीज़ को मैं समझा देता हूँ। एड्स क्या है, एड्स का क्वेश्चन देखो गारंटेड आएगा तुम्हारे पेपर के भीतर, बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। एड्स क्या है, द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले एड्स का क्वेश्चन आया तो इसके जो फुल फॉर्म है वो लिख देना। उसके बाद लिखना एड्स इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज, सिंड्रोम्स मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स जो कि है वो कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। कॉन्जेनाइटल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि एक पिता से लेके बच्चे में जाती हैं, माता पिता से लेके बच्चे में जाती हैं, मतलब जीन्स के थ्रू जो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है, मतलब कि ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होती है। और सिंड्रोम मीन्स है ग्रुप ऑफ सिम्टम, सिंड्रोम्स का मीन्स है ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब तो एड्स कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम नहीं है कि इस एड्स के भीतर तुम्हारा हाथ काम करना बंद कर देगा, कि तुम्हारे सिर में दर्द होगा, नहीं। वेरियस तरीके की जो डिजीज़ हैं वो तुम्हारी बॉडी के भीतर आ जाएंगी एड्स की वजह से, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स 1981 में एड्स का पहला मरीज देखा गया था, ठीक है। 1981 के बाद 25 साल तक यानी कि 2006 तक इसने ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ यानी 25 मिलियन लोगों को इसने ख़त्म कर दिया। ये जो एड्स है ये कॉज होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस के कारण, जो कि एक रेट्रो वायरस का भी पार्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तुम लोग इसकी एड्स की जो व्याख्या है, मतलब जो भी जिस तरीके भाई नंबर के क्वेश्चन है उसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये होता है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब तो इस तरीके का कॉन्टैक्ट अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बनाओगे तो उसकी वजह से होता है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर तुम लोग किसी भी कंटेमिनेटेड आदमी के ब्लड को ले लोगे अपनी बॉडी के भीतर तो उससे भी होता है। बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इन्फेक्टेड ड्रग अब्यूजर, तो इसमें क्या होता है, अगर तुम लोग एक ही इंजेक्शन, जैसे मान लो कोई पेशेंट है जिसको ये डिजीज़ है, उसकी बॉडी में अगर तुम लोग एक इंजेक्शन से वो कुछ भी दवा लगाओगे और फिर उसी इंजेक्शन खुद की बॉडी में लगा लोगे तो तुमको भी ये डिजीज़ हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, एक इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड को भी हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। तो अब ये काम किस बेसिस पे करता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि बॉडी के भीतर, पहले इस वाले पैराग्राफ को बता देना, उसके बाद ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 टॉपिक मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हारे मंथली टेस्ट के भीतर या तो इसमें से आएगा, ठीक है, 2 चीज़ें बता रहा हूँ, इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल याद रखना। या तो इसमें से आएगा कि ये जो एड्स है ये तुम्हारी बॉडी के भीतर कैसे होता है, कैसे ये जो चीज़ें हैं उनको ख़राब कर देता है, या फिर एक क्वेश्चन आएगा इसमें से ये मलेरिया है, तो इसको तुम लोग नोटबुक में से याद कर लेना। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, मैंने ये बताया नहीं लेकिन नोटबुक में याद कर लेना, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्टेड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्पटम दिस पीरियड, ये जो एड्स है इस बीमारी का तुरंत से पता नहीं लगता है, इसको पता लगने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है उसको मैं बताता हूँ क्या होता है। एड्स किससे होता है, रेट्रो वायरस से। तो रेट्रो वायरस में बेसिकली क्या होता है, अपना DNA नहीं होता है, रेट्रो वायरस में होता है RNA। तो रेट्रो वायरस क्या हुआ, हमारी बॉडी के भीतर घुस गया, ये बॉडी के भीतर घुस गया। अब रेट्रो वायरस बॉडी के भीतर क्या करेगा, बॉडी के भीतर घुसने के बाद सबसे पहले किन के ऊपर अटैक करेगा, रेट्रो वायरस। बॉडी में घुसने के बाद सबसे पहले रेट्रो वायरस जो अटैक करेगा वो करेगा माइक्रोफेज पे। देखो नेक्स्ट पढ़ने पे लग गया। तो सबसे पहले बॉडी में घुसने के बाद ये करेगा माइक्रोफेज पे अटैक, माइक्रोफेज, ठीक है। अब माइक्रोफेज के पास अपना DNA है, तो अब इसके पास तो RNA है, ये क्या है RNA, रेट्रो वायरस है, HIV जो वायरस है इसके पास क्या है RNA, और माइक्रोफेज के पास क्या है DNA। तो DNA से RNA बनाने वाली प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। वाली प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें क्या करेगा, ये DNA से RNA बनाने वाली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब इसमें क्या करेगा, ये देखेगा भैया कि इस पूरी बॉडी में तो DNA है, यहाँ पे RNA तो कहीं है नहीं। तो ये क्या सोचेगा कि मैं अपनी संख्या को कैसे बढ़ाऊँ, ये HIV जो वायरस है वो सोचेगा कि मैं अपनी संख्या को कैसे बढ़ाऊँ। तो ये क्या करेगा, अपना जो RNA है इसको DNA में कन्वर्ट करेगा। तो DNA से RNA बनाने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से DNA बनाने को क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का यूज करके अपने RNA को किस में कन्वर्ट कर लेगा, DNA में।
डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, मैक्रोफेज पे अटैक करेगा, मैक्रोफेज पे, और मैक्रोफेज के डीएनए के साथ अपने डीएनए को भी ये बाइंड कर देगा। मतलब मैक्रोफेज का सबसे पहले क्या किया इसने, अपना आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, फिर अपने डीएनए को लेकर ये गया मैक्रोफेज में, और मैक्रोफेज में अपने डीएनए को भी क्या किया इसने, मैक्रोफेज के डीएनए के साथ अटैच कर दिया। अब मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज अपने डीएनए को बढ़ाएगा, तो मैक्रोफेज के डीएनए के साथ साथ क्या होगा, एचआईवी वायरस का भी डीएनए बढ़ेगा, एचआईवी वायरस का भी डीएनए बढ़ेगा, एचआईवी वायरस का भी डीएनए बढ़ेगा। डीएनए बढ़ते 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 जब इसको लगेगा कि भैया मैं अब बॉडी पे राज करने लायक हूँ, एचआईवी वायरस को जब लगेगा कि मेरा डीएनए बहुत बड़ा हो गया, तो ये क्या करेगा, मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय करके मैक्रोफेज से बाहर निकल जाएगा। मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा एक तरीके से, मतलब उससे बाहर निकल जाएगा अपने डीएनए को लेके। यहाँ पे ये एचआईवी वायरस मैक्रोफेज से बाहर निकल गया अपने डीएनए को लेके। फिर ये क्या करेगा, अपना जो डीएनए है अब बॉडी के ऊपर राज करने के लिए क्या करेगा, ये अपने डीएनए को फिर से आरएनए में कन्वर्ट कर लेगा। अब इसके पास मैसिव अमाउंट में डीएनए है, तो ये फिर से अपने डीएनए को आरएनए के भीतर कन्वर्ट कर लेगा और बॉडी के ऊपर राज कर लेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो, अब देखो आरएनए में कन्वर्ट करके ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ये जैसे कि बी लिम्फोसाइट, टी सेल्स हैं, तो ये क्या करेगा, टी सेल्स को, टी सेल्स अपन क्या कर रही थी, टी सेल्स हमारी हेल्प कर रही थी एंटीबॉडीज़ बनाने में, डिजीज से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प कर रही थी, और बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बना रही थी। तो ये टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब इसके पास पूरी बॉडी का कंट्रोल चला जाएगा तो ये टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, वो हेल्प नहीं कर पाएंगी बी सेल्स की एंटीबॉडीज़ बनाने में, तो बॉडी के भीतर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे, और बॉडी के भीतर एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे, और जो इतने भी सारे डिजीज़ है वो सारे के सारे डिजीज़ हम लोगों को लग जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एचआईवी वायरस का, तो इस तरीके से यहाँ पे एचआईवी वायरस का जो कि सिस्टम होता है। तो अब बेसिकली ये चीज़ मैंने तुम्हें सिखा तो दी, समझा तो दी। अब इसकी जो थ्योरी है वो तुम लोग चाहो तो बुक से भी याद कर सकते हो यहाँ से, और नहीं चाहो तो भैया तुम्हारे टीचर ने तुम्हें लिख रही होंगे यहाँ से याद कर लेना। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो प्रिवेंशन का एड्स क्या है, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है, मतलब इसका कोई भी इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है कोई तुम दवाई खा लोगे सही हो जाओगे, ये है तो एक लाइफ टाइम डिजीज है, ठीक है। अब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO और नॉन गवर्नमेंटल NGO ये भी बहुत सारे प्रयास कर रही हैं एड्स को रोकने के लिए। साथ ही साथ आता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, एडवर्टाइजिंग सेफ एंड प्रमोटिंग, ये सारी चीज़ें क्या करी जा रही हैं, एड्स को रोकने के लिए करी जा रही हैं। उसके बाद हमारा जो वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो कैंसर। इसमें से क्वेश्चन आएगा 100%, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा तुम्हारी, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन ले लो, मंथली टेस्ट ले लो, वेरियस चीज़ें ले लो उसके लिए। तो इसमें तुमको क्या करना है, कैंसर का क्वेश्चन है तो कैंसर इज द मोस्ट डिग्रेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन ए मिलियंस इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम डाई इट एनुअली। तो इसमें क्या है, कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो कि किसी को लग जाए तो उसका बचना शायद मुश्किल ही होता है संभव, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, मिलियंस ऑफ इंडियंस को सफ़र करती है पर ईयर, एंड उनमें से जाने कितने लोग मरते हैं कैंसर की वजह से। कैंसर सेल्स, देखो कैंसर जो होता है मतलब जो ट्यूमर होता है, ठीक है, तो ट्यूमर होता है वो दो तरीके का होता है, बिगेन ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर। बिगेन ट्यूमर क्या होता है कि ये जिस जगह पे हो गया, मान के चलो कि ट्यूमर, देखो ये जो कैंसर है वो बॉडी किसी भी पार्ट में हो सकता है, ट्यूमर है जो बॉडी है किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली ट्यूमर क्या है, जब बिगेन ट्यूमर है तो बिगेन, ये ट्यूमर के दो टाइप हैं, यानी बिगेन ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर। तो बिगेन ट्यूमर में क्या है, ये बॉडी के जिस पार्ट के भीतर होगा, जैसे कि मान के चलो ये पेट में हो गया, तो पेट में हो गया तो ये पेट तक ही सीमित रह जाएगा, तो इसको हम लोग ऑपरेशन के थ्रू क्या करेंगे, उस वाले पार्ट को ही निकाल लेंगे। जैसे पेट में किसी जगह पे हो गया तो उस वाली सेल को, उस वाली जगह को कट करके हम लोग निकाल लेंगे तो बॉडी हमारी फ्री हो जाएगी। लेकिन मैलिगेंट ट्यूमर में क्या होता है, जैसे कि मान चलो मैलिगेंट ट्यूमर हो गया किसी के पेट में, तो ये मैलिगेंट ट्यूमर पूरी बॉडी के भीतर फैलता चला जाएगा, और इसका क्योर करना है, इसका बचाव करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैलिगेंट ट्यूमर आगे जाके मेटास्टेसिस की रूप ले लेता है, जो कि मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिगेंट ट्यूमर होती है। उसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कार्सिनो सेल, न्यूक्लियोटाइड मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसके फिजिकल रीजन्स भी हो सकते हैं, केमिकल रीजन्स भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। इस चीज़ को तुम लोग तुम्हारी नोटबुक में पढ़ना है, हमारे टीचर ने डेफिनेटली अच्छे तरीके से लिखवाई होगी। उसके बाद कैंसर डिटेक्शन डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले आती है बायोप्सी।
ठीक है, इसे याद करना। ये टॉपिक तुम्हारे पेपर के मोस्ट ऑफ द पॉइंट से देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो आती है वो आती है रेडियोग्राफी, सीटी, एमआरआई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको तुम लोग देख सकते हो आराम से। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग रेडियोथेरेपी से कर सकते हैं, सेवरल कीमोथेरेपेटिक्स से कर सकते हैं। मेजर ड्रग्स हैव बीन साइड में। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे इंडिया के भीतर द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो ये कुछ 4 टाइप्स हैं जिससे हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखो, रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथरियन टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल सेल अराउंड द ट्यूमर मास। तो इसमें क्या है, रेडियोथेरेपी में हम लोग एक सेल को मारेंगे इसके भीतर, ठीक है, जो भी हमारी ट्यूमर सेल है या फिर जो भी सेल है उसको हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, जिससे कि कैंसर आगे के बॉडी पार्ट में ना हो। केमोपैथिक जो होती हैं ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसर सेल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं जिनको हम लोग कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए जिनका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो ड्रग्स होती हैं इनके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कैंसर वाले लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, तो वो इसी वजह झड़ते हैं क्योंकि वो ड्रग्स का यूज करते हैं कैंसर को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी। इन सारी चीज़ों को हम लोग मिलाकर भी कभी कभार क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। यहाँ पे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के देखो सिंपली 3 टॉपिक्स हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिडोइड्स और कोका एल्कोहल्स और कोकेन। इसमें देखो सबसे पहले ये बेसिकली जो कहानी चलती है वो चलती है 3 टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले इसको तुम लोग लिखना है, सबसे पहले जैसे मान के चलो ओपियोइड्स आ गया, तो सबसे पहले तुम्हें इसका लिखना है क्या, कि ये तुम्हारे बॉडी के किस पार्ट को डैमेज करेगी, डैमेज इन बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट। सेकंड इसमें लिखना है तुम्हें कि इसके भीतर, सेकंड तुम्हें लिखना है कि ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन, ठीक है। थर्ड पॉइंट में तुम्हें लिखना है, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ दे रखी है ये वाली के जनरल टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन। थर्ड पॉइंट तुम्हें लिखना है कि टेकन मेथड। उसके बाद जो भी तुम चीज़ लिखना चाहो वो इसमें लिख सकते हो। सबसे पहले डैमेज इन द बॉडी क्या करेगा, ये ओपियोइड्स जो कि है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डैमेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लोगों ने डैमेज इन द बॉडी वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ओरिजिन तुम्हें लिखना है, ओरिजिन क्या है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलिन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेवेर सेमनीफेरा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सेकंड फॉर्म डन हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट टेकन मेथड क्या है इसका, जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, हीरोइन इज डिप्रेजेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्नॉर्टिंग यानी नाक के थ्रू और इंजेक्शंस यानी इंजेक्शंस के थ्रू लिया जाता है। तो यहाँ पे इसके 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद कैनाबिडियोइड्स को क्या करना है, सबसे पहले क्या है इसका, कौन से बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है, ये करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को डैमेज करता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलता है, प्लांट कैनाबिस सैटिवा, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये किस तरीके से लिया जाता है, जनरल टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। तो ये 3 पॉइंट है, ये तुम लोग इसमें रखना है। उसके बाद फोर्थ जो है वो है कोका एक्लोड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका। कहाँ से, देखो सबसे पहले पॉइंट है कि ये क्या करता है तुम्हारी बॉडी के साथ, क्या करता है, ये एक हेलुसिनेशन की जो स्टेज है उसको, एफोरिया और हेलुसिनेशन की जो स्टेज है उसको प्रोड्यूस करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। इसमें देखो तुम्हें 2 चीज़ लिखनी है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, और एफोरिया और हेलुनेशन क्या होता है, जैसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति ने नशे कर लिए और उसको क्या लगे भाई कि अपने चढ़ा जाए, ठीक है, उसको क्या लगे अपने चढ़ा जाए, तो इसमें ये चीज़ होती है। तो हेलुसिनेशन यानी कि उसको लगने लगता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, और वो फालतू की जो होगी अपने दिमाग के भीतर चीज़ें बना लेता है, क्रिएट कर लेता है, इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें लिखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब करेगा, एफोरिया और हेलुसिनेशन जैसी चीज़ें कॉज करेगा। सेकंड पॉइंट तुम्हें लिखना है कि एर्थोएलम कोका से नेटिव है, जिसका साउथ अमेरिका उस वाले प्लांट से होता है, मिलता है। इसका कॉमन नेम भी तुम लोग लिख सकते हो, कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉर्टेड। ये क्या होता है, थर्ड पॉइंट इसका तुम्हें लिखना है यूजुअली स्नॉर्टेड, ठीक है। ये तुमको इस तरीके से लिखना है। अब ये जो ड्रग्स हैं वो एक जिसको व्यक्ति को डिप्रेशन वगैरह होता है या फिर डॉक्टर किसी की सर्जरी करते हैं, जो मेजर सर्जरी होती है, तो उसमें पेशेंट को ये ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि उसके भीतर जो कि बॉडी कंफर्ट है वो बॉडी उसकी कंफर्ट में चली जाए। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हेलुसिनेशन होता है, तो उसकी बॉडी में हेलुसिनेशन में जब जाएगी, उसकी बॉडी में हेलुसिनेशन में जब जाएगी
तो उसको क्या लगेगा कि मैं ठीक हूँ और वो फालतू की चीज़ें सोचेगा तो अपने दर्द को भूल जाएगा। उसके बाद आता है एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल्स। तो ये वाली जो सिंपल सी चीज़ें हैं इनमें कुछ नहीं है। देखो एडोलसेंस ड्रग एल्कोहल्स को क्यों जो आज के एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस होता है 12 से 18 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। 12 से 18 साल के टाइम पीरियड को हम लोग एडोलसेंस कह सकते हैं। ऐसे बच्चों को क्या होता है कि कूल लगने के लिए ये वो चीज़ नशे करने लग जाते हैं, तो ये होता है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या होता है, एडिक्शन उनकी आदत लग जाती है, किसी भी चीज़ शराब पीने की आदत लग गई या फिर सिगरेट या फिर स्मोकिंग करने की आदत लग गई, तो ये एडिक्शन हो जाता है। डिपेंडेंस क्या हो जाता है कि वो उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। किसी को आदत लग गई मान लो स्मोकिंग करने की, तो वो बंदा उसे छोड़ ही नहीं पा रहा है। किसी को दारू पीने की आदत लगी तो वो उसे छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो ये डिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है। सिंपल सी डिपेंडेंस को हम लोग विड्रॉल सिंड्रोम भी कह सकते हैं। विड्रॉल मतलब अपनी आदत को वापस से खींचना, तो वो विड्रॉल नहीं कर पा रहा है। इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल क्या करेगा, लीवर खराब कर देगा, तुम्हें बीमार कर देगा, कैंसर भी कर सकता है, तो इफेक्ट ये हो जाते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत से क्या होता है साइड इफेक्ट। यहाँ पे देखो ये वाली जो चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद कर लो बस तुम, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रखे हैं ड्रग्स के मिसयूज, मतलब ड्रग्स के जो मेल और फीमेल की बॉडी पे जो प्रभाव पड़ते हैं वो लिख रहे हैं। फीमेल की बॉडी में क्या होगा, मैस्कुलिन फीचर्स यानी कि मेल्स के जैसे फीचर्स आने लग जाएंगे बॉडी के भीतर। इंक्रीज एग्रेसिवनेस मतलब गुस्सा आने लगेगा। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, जो मतलब जो भी मेल्स के भीतर चीज़ें होती हैं वो आने लग जाएगी फीमेल्स के भीतर। मेल्स अगर इसको लेगा तो क्या होगा, इंक्लूड एक्ने, उसके फेस पर एक्ने होने लग जाएंगे, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग होने लगेगा, डिप्रेशन, रिड्यूशन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक मैन के भीतर होती हैं ड्रग्स लेने के बाद। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसमें ये 5 पॉइंट है, सिंपल से देख सकते हो तुम लोग। तो इन 5 पॉइंट की एक ही दो लाइन तुम लोग याद रखना है। सिंपल सी चीज़ है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा के कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हटा सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो ये डिफरेंट चीज़ों की क्या करते हैं, वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग की सहायता लेते हैं उस डिप्रेशन से दूर होने के लिए। जब बच्चों के भीतर पढ़ाई का एंड बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर आ जाता है तो वो डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अगर वो प्रेशर ही नहीं होगा तो बच्चे उन चीज़ों की तरफ कभी जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए अनड्यू प्रेशर को हटा के एजुकेशन दे के उनको कर सकते हैं। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स उनसे अच्छा फ्रेंडली नेचर रखेंगे तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाएंगे, तो ऐसी चीज़ों के प्रति कभी नहीं जाएंगे। डेंजर साइंस अगर तो हम लोग उन चीज़ों के ऊपर लगाएंगे तो उससे भी बच्चे उनसे दूर जाएंगे। सीकिंग प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प, अगर किसी को ये चीज़ हो गई है तो वो मेडिकल हेल्प वगैरह ले सकता है। तो ये तुम्हारा बेसिकली चैप्टर मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर पढ़ाया है ये। इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन इसमें से आएगा तुम्हारे पेपर्स वगैरह के भीतर। देखो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये जो कॉमन डिजीज़ है, जितने भी डिजीज़ दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी डिजीज़ दे रखे हैं इन डिजीज़ में से एक डिजीज़ तुम्हारे पेपर के भीतर गारंटेड आएगा, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो इस वाले लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये इसमें मलेरिया का जो मच्छर होता है, डेंगू का जो मच्छर होता है, उसके 2 होस्ट होते हैं, तो ये वाला टॉपिक है। ये तुम्हारे टीचर ने तुमको बेसिकली पैराग्राफ के रूप में लिखवा रखा होगा तुम्हारे नोटबुक के भीतर, उसको याद कर लेना। उसके बाद यहाँ से इम्यूनिटी का टाइप पूछ सकता है, ये वाले 4 जो टाइप होते हैं इनको पूछ सकता है, तो इनको सारे तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी पूछ सकता है। यहाँ पे एंटीबॉडी का डायग्राम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एंटीबॉडी का डायग्राम रख लेना। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जो छोटी मोटी चीज़ है तो इनको तुम याद रख सकते हो। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे इतनी, लेकिन फिर भी से याद रखना। एलर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो 8 जो है इसमें से गारंटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तुम्हारे पेपर के भीतर। उसके बाद ये जो वाला जो कैंसर का टॉपिक है, कैंसर वाले टॉपिक में से गारंटेड क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर के भीतर। उसके बाद ये ओपियोइड्स, कैनाबियोइड्स और कोकेन, इन तीनों में से किसी एक के बारे में वो तुमसे डिटेल पूछेगा। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखना है, डैमेज इन द बॉडी, किस पार्ट को डैमेज करते हैं, ओरिजिन लिखना है, और उसके बाद टेकन मेथड लिखना है। ओरिजिन मतलब किस में से हम लोग इस चीज़ को प्राप्त करें, उसके बाद टेकन मेथड लिखना है, ठीक है। और इसमें तुम लोग एक चीज़ ऐड कर सकते हो ओपियोइड्स में, कि कॉमनली कोल्ड स्नैक इज केमिकल डायसिलिन, कि ये क्या होता है, मॉर्फिन उससे केमिकली डाईमॉर्फिन से मिलता है, जो कि बायोटोटललेस बेटल कैस्टिंग कंपाउंड होता है। इसमें भी तुम एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, इसमें से भी एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा तुम लोग याद कर सकते हो। और हाँ, मैं तुमको एक चीज़ बताना भूल गया, एक चीज़ तुमको बताना भूल गया, ये वाली जो चीज़ थी
ये वाली चीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के लिए, ये कि HIV वायरस जो उसके भीतर जाता है बॉडी के अंदर क्या करता है। HIV वायरस सबसे पहले अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, फिर अपने DNA को मैक्रोफेज के DNA से अटैच कर देगा, फिर मैक्रोफेज अपने DNA को बढ़ाएगा तो वायरस का भी DNA बढ़ेगा, फिर वायरस क्या करेगा अपना DNA जब उसका इनफ बढ़ जाएगा तो उस DNA को RNA में कन्वर्ट करके बॉडी में जो कि T सेल्स हैं उनको डैमेज कर देगा। तो T सेल्स क्या करेंगे, B सेल्स की हेल्प नहीं कर पाएंगी एंटीबॉडीज बनाने में, तो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से जो कि है वो ग्रसित हो जाएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी हो जाएंगी। तो इसमें ये डायग्राम और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो याद कर लेना। उसके बाद तुम्हारा ये आता है यहाँ पे, उसके बाद तो कुछ है ही तुम्हारे चैप्टर के साथ, ये तुम्हारा चैप्टर आई होगी, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।